हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम त्रिविम रसायन के बारे में बात कर रहे थे, उससे आगे आज हम बात करेंगे किस तरीके से कार्बन परमाणुयुक्त अणुओं को द्विविम रूप संरचना में प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यानी फिशर प्रक्षेपण सूत्र के बारे में। असममित कार्बन परमाणुयुक्त अणुओं की द्विविम संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम फिशर ने एक विधि दी थी, जिसके अनुसार प्राप्त संरचनाओं को फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहा गया। तो क्या है इसके अनुसार जो फिशर साइंटिस्ट ने बोला था, उसके अकॉर्डिंग कागज के तल पर दो लंबवत काटती हुई रेखाएं खींचते हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल तो ये रेखा हो जाएगी और क्षैतिज रेखा ये हो जाएगी। वह बिंदु जिस पर एक रेखा एक दूसरे को काटती है कायरल कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करता है। तो मतलब ये जो बिंदु है, ये जो गोला है, ये बिंदु है, ये किसको प्रदर्शित करेगा? किरेल कार्बन को जिसको स्टार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मुख्य कार्बन परमाणु श्रृंखला को ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। C1 ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपरी सिरे पर और अन्य एल्किल समूह नीचे की तरफ लिखते हैं। तो जो मुख्य कार्बन परमाणु श्रृंखला है उसको हम किधर की तरफ से देखते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ। और C1 इधर की तरफ से देखते हैं। C1 ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर की सिरे पर होता है और अन्य एल्किल समूह नीचे की तरफ लिखते हैं। आगे देखें हम, किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित शेष दो परमाणुओं या समूह को क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों पर रखते हैं। जो आडी लाइन है या क्षैतिज रेखा है उस पर जो अन्य समूह बचे हैं उन पर रखते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित बंद प्रक्षेपण तल कागज तल जो होता है कि नीचे की ओर झुके होते हैं, अर्थात दृष्टा से दूर होते हैं। क्षैतिज रेखा पर उपस्थित बंद प्रक्षेपण तल से ऊपर की ओर झुके होते हैं, अर्थात दृष्टा की ओर झुके होते हैं। मतलब ये क्या कहना चाहता है, जो खड़ी लाइन होती है उसको हम किस तरीके से देखते हैं कि ये देखने वाले से दूर है, और ये जो आडी लाइन होती है या क्षैतिज लाइन है वो दृष्टा की ओर या देखने वाले की ओर होती है। मतलब दृष्टा से दूर होती है ये वाली लाइन और दृष्टा की ओर होती है ये वाली लाइन। इस तरीके से हम देखते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं जिनको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में दिया गया है। फिशर प्रक्षेपण सूत्र के साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो क्या चीज़ है, प्रक्षेपण सूत्र को प्रक्षेपण तल से ना तो कभी उठाया जाना चाहिए, नहीं घुमाया जाना चाहिए। मतलब जो सूत्र बन गया यहाँ पर उसको ना तो ऐसे उठाना चाहिए और ना ही इसको घुमाया जाना चाहिए। जब हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब ये बात ध्यान में आएगी। मतलब ना तो इसको ऊपर उठाकर चेंज करना चाहिए और ना ही इसको ऊपर से घुमाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, चूंकि लंबवत बंद वास्तव में प्रक्षेपण तल के नीचे होते हैं और समानांतर रेखा पर बंद इस तल के ऊपर होते हैं, इसलिए प्रक्षेपण सूत्र को कागज पर 90 डिग्री या 270 डिग्री पर नहीं घुमाया जाना चाहिए। इस प्रकार के घुमाव को मूल यौगिक का प्रतिबिंब रूप प्राप्त होगा। जैसा हमें पहले बोल दिया कि घुमाना नहीं चाहिए। प्रक्षेपण सूत्र को 180 डिग्री के कोण पर घुमाया जा सकता है, इससे त्रिविम रूप नहीं बदलता। मतलब C डबल बॉन्ड OH जो कि ऊपर की तरफ है, अगर इसको मैं 180 डिग्री पे घुमा दूँ तो ये C डबल बॉन्ड OH किधर की तरफ आ जाएगा? नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन में अगर हम घुमाते हैं तो सेम मिलता है। जो ये है, यदि ये दक्षिण ध्रुवण गुणक है तो 180 डिग्री घुमाने पर यह भी दक्षिण ध्रुवण गुणक मिलेगा। तो 180 डिग्री घुमाने पर वही संरचना प्राप्त हो जाती है हमें। कायरल कार्बन परमाणु पर दो समूह के दो बार अंतर परिवर्तित करने पर विन्यास नहीं बदलता है। मतलब अगर एक समूह को दो बार चेंज कर देते हैं हम तो उस कंडीशन में उसका क्या नहीं बदलता? विन्यास नहीं बदलता उस यौगिक का। OH को पहले हमने यहाँ लाया, यहाँ पर आ गया और H इधर चला गया। अब क्या करें हम? OH को इधर ले जाएं और CH3 को इधर ले जाएं तो वापस ये जो संरचना मिली इसका जो रोटेशन होगा वही रोटेशन इस संरचना का होगा। मतलब दो बार चेंज करने पर किसी भी तरीके का कोई विन्यास चेंज नहीं होता है। और अगर एक बार जब रोटेशन करते हैं तो हम क्या मिलता है? इसका प्रतिबिंब समावयवी मिल जाता है। मतलब यदि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या हो जाएगा? लीवो रोटेटरी हो जाएगा। मतलब ये दाएं तरफ घुमाता है प्रकाश के तल को तो ये बाएं तरफ घुमा देगा। इस तरीके से हमने देखा। यदि कायरल कार्बन परमाणु पर एक परमाणु या समूह की उपस्थिति को स्थिर करके अन्य तीन समूह को
स्थिति को दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाए तो मूल यौगिक का विन्यास नहीं बदलता। बात वही हो गई, अगर हम एक को यहाँ फिक्स कर दें और इन तीनों को एक साथ घुमा दें, या तो दाएं तरफ या बाएं तरफ, तो मूल यौगिक का जो विन्यास है वही इस यौगिक का विन्यास मिलेगा। मतलब उन दोनों का प्रकाश जो घूर्णन होगा वो सेम होगा। फिशर प्रक्षेपण सूत्र में मुख्य कार्बन श्रृंखला को ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं और विभिन्न कार्बन परमाणु उपस्थित सभी समूह ग्रसित संरूपण में होते हैं। इस तरीके से ये हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अब आता है वेज डेस और वेज फ्लाइंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फनाकार डेस या फनाकार फ्लाइंग प्रशिक्षण सूत्र। इसमें भी देखिए, इसमें हम जो मेन लाइन थी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में उसको हम डॉट के द्वारा, कटी हुई रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। जैसे कि इसमें यहाँ दे रखा है, ये लंबी जो लाइन है वो कटी हुई रेखा के द्वारा, और जो दृष्टा की ओर होता है उस जो दृष्टा की ओर कौन सी लाइन थी, क्षैतिज लाइन थी, उसको ये जो दृष्टा की ओर क्षैतिज लाइन थी उनको हम डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि भरा हुआ होता है, इसको हम डैश बोलते हैं। इसको ठोस रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि यहाँ दे रखा है। तो इस तरीके से ये तो हो गया दृष्टा से दूर, और ये हो गया दृष्टा की ओर। यदि कायरल कार्बन परमाणु पर ए एवं बी दृष्टा की ओर ऊपर की तरफ झुके हो और सी एवं डी दृष्टा की से दूर नीचे की ओर झुके हो तो यौगिकों को फनाकार डैश परिक्रम संरचना में प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरीके से। दृष्टा की ओर ए और बी थे तो हम उनको यहाँ रखेंगे, और सी डी दृष्टा से दूर थे तो उनको हम कटी हुई रेखा पर रखेंगे। इस तरीके से हम फनाकार डैश में किस तरीके से यौगिकों को रखा जाता है ये देखा। अब आता है सापेक्ष एवं निरपेक्ष विन्यास यानी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं क्या होता है सापेक्ष एवं निरपेक्ष विन्यास। एक असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिकों के दो विन्यास संभव है जो भिन्न भिन्न प्राकाशिक समावेगों को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से एक वाम ध्रुवण गुणक होता है और दूसरा दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। यह हम सब जानते हैं। इनके विन्यास को बताने के लिए रोजनॉफ ने ग्लिसरैल्डिहाइड का स्वेच्छा से एक मानक के रूप में चयन किया। ग्लिसरैल्डिहाइड के दो विन्यास में से एक को डी तथा दूसरे को अल्ग्लिसरैल्डिहाइड कहा। स्वीकृत परंपरा के अनुसार डी ग्लिसरैल्डिहाइड में CHO समूह को ऊपर की ओर रखकर H परमाणु को बाईं ओर और OH समूह को दाईं ओर रखते हैं, तथा अल्ग्लिसरैल्डिहाइड में CHO समूह की समान स्थिति रखकर H परमाणु को दाईं ओर तथा OH को बाईं ओर रखते हैं। तो सबसे पहले किसको रखा है इसमें, ग्लिसरैल्डिहाइड को। ग्लिसरैल्डिहाइड में अगर OH समूह अगर दाईं ओर होता है, जहाँ पर यहाँ पर देखिए दाईं ओर होता है तो इसको डी ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं, और अगर OH समूह बाईं तरफ होता है तो इसको हम कौन सा ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं, इसको एल ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ डी और एल कैपिटल है, ये ध्यान रखने योग्य बात है, डी और एल कैपिटल है। अगर छोटा डी होता है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्रदर्शित करता है, और स्मॉल एल होता है तो वो लीवो रोटेटरी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर OH की पोजीशन के आधार पे इनका नामकरण किया गया। तो ये क्या कौन सा विन्यास कहलाता है, ये विन्यास कहलाता है सापेक्ष विन्यास। जब किसी प्रकाशिक समावेग का विन्यास किसी ज्ञात विन्यास वाले यौगिक के आधार पर निर्धारित किया जाए तो उस विन्यास को सापेक्ष विन्यास कहते हैं। इस तरीके से आपने क्या देखा, ये कौन सा विन्यास है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। या कि OH दाएं तरफ होगा और CHO समूह को ऊपर की तरफ रखकर ग्लिसरैल्डिहाइड में OH है, यदि दाएं तरफ है तो हमने उसको D बोला, और OH बाएं तरफ है तो हमने उसको क्या बोला, उसको L बोला। इस प्रकार वे यौगिक जो डी ग्लिसरैल्डिहाइड से बनाए जा सकते हो या उसमें बदले जा सकते हैं उन्हें डी श्रेणी के यौगिक कहते हैं, और उसी प्रकार अगर एल ग्लिसरैल्डिहाइड से बनाए जा सकते तो उनको एल श्रेणी के यौगिक कहते हैं। जब एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक का सापेक्ष विन्यास लिखते हैं तो का असममित कार्बन परमाणु सदैव तल में रखा जाता है और अणु का शेष भाग उस इकाई के ऊपर निर्माण किया जाता है। जैसे डी ग्लिसरैल्डिहाइड की अक्षीकृत करने में ग्लिसरिक अम्ल डी श्रेणी का यौगिक होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, ये जो डी ग्लिसरिक एसिड है इससे हमने क्या बना दिया, डी ग्लिसरैल्डिहाइड से डी ग्लिसरिक एसिड। पूर्व लग्न डी या एल यौगिक के ध्रुवण गुण की दिशा प्रदर्शित नहीं करते, वरन ये केवल असममित कार्बन परमाणु का विन्यास प्रकट करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि जो डी और कैपिटल डी और कैपिटल एल है ना, वो प्रकाश ध्रुवण गुणक प्रदर्शित नहीं करते,
डी का अर्थ कभी भी ये नहीं होगा कैपिटल डी का अर्थ कि ये दक्षिणी ध्रुवण गुणक है और कैपिटल एल वाम ध्रुवण गुणक है। ये केवल और केवल पोजीशन बता रहे हैं। इससे कभी भी असमित कार्बन परमाणु का क्या पोजीशन है यही बता रहे हैं। इससे कभी भी पता नहीं लगेगा कि इसकी दिशा क्या है, यौगिक के प्रकाश के तल को किधर की तरफ घुमाएगा, इससे कभी भी पता नहीं चलेगा। यौगिक के ध्रुवण गुणक की दिशा को पूर्व लग्न कैपिटल डी या कैपिटल एल लिखने के पश्चात छोटे कोष्टक में प्लस या माइनस लिखकर प्रकट करते हैं। यदि हमें ध्रुवण गुणक की दिशा देखनी है तो जैसे कैपिटल डी के आगे, कैपिटल डी के बाद अगर मैं माइनस लिख देता हूँ कोष्टक में, तो इसका अर्थ ये होने में तो क्या है कैपिटल डी, और माइनस का अर्थ है ये वाम ध्रुवण गुणक है। डी रूप है लेकिन वाम ध्रुवण गुणक है। और कैपिटल एल और माइनस लिखा हो तो ये एल रूप है और कौन सा ध्रुवण गुणक है, वाम ध्रुवण गुणक है। इस तरीके से हम ध्रुवण गुणक को लिखने के लिए कैपिटल डी और कैपिटल के आगे कोष्टक में प्लस या माइनस चिन्ह लिखते हैं। दक्षिण ध्रुवण गुणकों के लिए प्लस तथा वाम ध्रुवण गुणकों के लिए माइनस संकेत का प्रयोग किया ही जाता है। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि एक श्रेणी के यौगिक में ध्रुवण गुणन की दिशा एक सी ही हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे डी ग्लिसरीन एल्डिहाइड दक्षिण ध्रुवण गुणक है परंतु डी ग्लिसरिक एसिड वाम ध्रुवण गुणक है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यह जरूरी नहीं है कि हमने डी ग्लिसरीन एल्डिहाइड से डी ग्लिसरिक एसिड बनाया तो जो यदि डी ग्लिसरीन एल्डिहाइड दक्षिणी ध्रुवण गुणक है तो उससे मिलने वाला डी ग्लिसरिक अम्ल भी दक्षिणी ध्रुवण गुणक हो, ये कभी भी आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जो डी ग्लिसरिक एसिड है वो क्या है, वो वाम ध्रुवण गुणक है। यदि किसी अणु में एक से अधिक असमित कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो उनके सापेक्ष विन्यास प्रदर्शित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि एक ही असमित कार्बन परमाणु वाले अणु को डी एल श्रेणी के साथ संबंध किया जा सकता है। अब डी कैपिटल डी और स्मॉल डी तथा कैपिटल एल और स्मॉल एल में क्या अंतर है ये देखना पड़ेगा। तो यह यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि कैपिटल डी जो है अणु की संरचना के बारे में जानकारी देते हैं और जो स्मॉल डी और स्मॉल है वो प्रकाशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई अगर कैपिटल डी है कोई यौगिक तो वो दक्षिण ध्रुवण गुणक भी हो सकता है और वाम ध्रुवण गुणक भी हो सकता है। मतलब कैपिटल डी वाला के आगे स्मॉल डी भी लिखा जा सकता है और स्मॉल एल भी लिखा जा सकता है। यदि वो कैपिटल डी वाला वाम ध्रुवण गुणक है तो कोष्टक में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कैपिटल डी तो वो उसकी संरचना है और एल स्मॉल एल क्या बताएगा, उसके गुणन को बताएगा जो कि वाम ध्रुवण गुणक है। डी ऐसे यौगिक के नाम से पहले लिखा जाए तो समझ ये हमने देख ही लिया कि किस तरीके से कैपिटल डी और स्मॉल डी अलग अलग है। अब फिशर प्रक्षेपण सूत्र से डीएल विन्यास लिखने देखेंगे हम। सबसे पहले C1 कार्बन परमाणु को फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते समय शीर्ष पर लिखेंगे। ये ला C1 जो 1 कार्बन परमाणु होगा ऊपर के हो गया। किरेल कार्बन में उपस्थित 37 बंध दृष्टा की ओर होते हैं और ऊर्ध्वाधर बंध दृष्टा से दूर होता है। ये भी चीज़ हमने देखी, जो 37 बंध होता है वो दृष्टा की ओर थे और जो वर्टिकल लाइन थी वो दृष्टा से दूर है। क्षैतिज स्थिति में उपस्थित मुख्य प्रतिस्थापी के किरेल केंद्र से दाएं तरफ होने पर उसका विन्यास डी होगा और बाएं तरफ होने से उसका विन्यास एल होगा। तो ये किरेल कार्बन है, यहाँ पे OH समूह दाएं तरफ है तो ये डी, यहाँ किरेल कार्बन का OH समूह बाएं तरफ है तो इसका विन्यास एल हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे NH2 समूह किधर की तरफ है, दाएं तरफ है, तो ये हो जाएगा एमिनो एसिड में ये हो जाएगा डी रूप। और अगर यदि यही NH2 समूह बाएं तरफ होता, NH2 समूह बाएं तरफ होता तो वो कौन सा रूप हो जाता, एल। इस तरीके से हमने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ये देखा। अब बात करते हैं निरपेक्ष विन्यास की। किसी अणु का वास्तविक विन्यास उसका निरपेक्ष विन्यास कहलाता है। जैसे कि हमने देखा जो डी और एल रूप दिए गए थे वो तो हम केवल पोजीशन के आधार पर दिए गए थे, लेकिन जो वास्तविक विन्यास होता है वही कौन सा विन्यास कहलाता है, वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रकाशिक समवायु के निरपेक्ष विन्यास के नामकरण की आरएस पद्धति। आरएस पद्धति में सबसे पहले हम क्या करते हैं वो देखते हैं, और इसको सबसे पहले किसने बताया, कान, इंगोल और पिलोग ने प्रतिबिंब रूपों के नामकरण की एक पद्धति विकसित की, जिसके अनुसार दिए गए नाम को IUPAC पद्धति के नाम के साथ पूर्वलग्नित कर दिया जाता है। इस पद्धति में प्रयुक्त RMS संकेत लैटिन भाषा के शब्दों को क्रमशः रेक्टस यानी दाया और सिनिस्टर यानी बाएं के प्रथम अक्षर है। अब इसके अनुसार सबसे पहले हम इनके जो रूल्स है वो देख लेते हैं।
सबसे पहला रूल है, अनुक्रम नियमों का अनुसरण करते हुए असममित कार्बन परमाणु पर उपस्थित विभिन्न परमाणु समूह की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। अब उसके बाद है कन्वर्जन रूल। कन्वर्जन रूल के अनुसार विभिन्न समूह को असममित कार्बन परमाणुओं पर व्यवस्थित करना होता है। और तीसरा पद क्या होता है, समूहों को प्राथमिकता के क्रम के आधार पर उनका दिशा क्रम तय करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुक्रम नियम। परमाणु या समूह के अनुक्रम नियम का अध्ययन हम ज्यामितीय समन्वयता के अंतर्गत नामकरण की ईजेड पद्धति के अंतर्गत आगे करेंगे। ज्यामितीय समन्वयता में प्रकाशित समन्वयता के अंतर्गत अनुक्रम नियम का विचार करने में केवल इतना अंतर है कि ज्यामितीय समन्वय में द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित परमाणुओं या समूह की प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाता है, जबकि प्रकाशिक समन्वय में असममित कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित परमाणुओं या समूह का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाता है। दोनों में समझ में अंतर आ गया कि जो हम प्रकाशिक समन्वयता के बारे में बात करते हैं, तो प्रकाशिक समन्वयता में क्या होगा, प्रकाशिक समन्वय में असममित कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित परमाणु या समूह की प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाता है। वहाँ वर्णित अनुक्रम नियमों को यहाँ संक्षेप में निम्नानुसार लिख सकते हैं। सबसे पहला, असममित कार्बन परमाणु से सीधे बंधे परमाणु या समूह के परमाणु क्रमांक के आधार पर अधिक परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को प्राथमिकता देते हैं। मतलब ये जो कार्बन किरेल कार्बन है, इसमें H जुड़ा हुआ है, क्लोरीन और CH3 और Br। अब हमें पता है यहाँ ब्रोमीन की सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक है, तो ये सबसे पहले इसका प्राथमिकता होगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद CH3 और उसके बाद हाइड्रोजन। इस तरीके से हम उसका प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करेंगे। उसके बाद है यदि असममित कार्बन परमाणु से बंधित समूह समान परमाणुओं द्वारा बंधित हो, तो फिर बंधित प्रथम परमाणु से आगे बंधे परमाणु के आधार पर विचार किया जाता है। मतलब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस कार्बन से कौन क्या क्या बना हुआ, Cl, H, Br और CH। तो सबसे पहले Br बंधा हो तो सबसे पहले इसकी प्राथमिकता हो जाएगी, इसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा है, उसके बाद Cl, उसके बाद H और उसके बाद कार्बन है, और कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये केस लागू ही नहीं होता है। अब ये केस कहाँ लागू होगा देखेंगे हम। अब बात करें जैसे 2-ब्यूटेनॉल में, यहाँ देखिए 2-ब्यूटेनॉल की क्या संरचना होगी, हम देखते हैं। ये कार्बन है, ये H, ये OH, ऊपर की तरफ CH3 और नीचे की तरफ हमने लिख दिया C2H5। अब इस कार्बन से पहला ऑक्सीजन, दूसरा ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन और ये कार्बन। तो सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक तो ऑक्सीजन का, तो पहले नंबर की प्राथमिकता इसको मिल जाएगी। अब दूसरे नंबर पे कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है, ऊपर भी तरफ और नीचे भी कार्बन जुड़ा हुआ है। अब तो हम आगे वाले ग्रुप पे विचार करेंगे। अब इस कार्बन से नीचे वाले कार्बन की बात करें, तो नीचे वाले कार्बन से C2H5 है, मतलब पहले 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उसके बाद तीसरा कार्बन जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर ऊपर वाले कार्बन की बात करें तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन नीचे भी 2 हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तीसरा हाइड्रोजन है, और नीचे की तरफ जो तीसरा परमाणु है वो कौन सा है, कार्बन है। और कार्बन परमाणु की जो परमाणु क्रमांक है उस हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होता है, तो नीचे वाला ऊपर वाले से पहले प्राथमिकता प्राप्त करेगा। तो पहले नंबर इसको मिलेगा, दूसरा नंबर इसको मिलेगा, तीसरा नंबर ऊपर वाले को और चौथा नंबर हाइड्रोजन को मिलेगा। इस तरीके से। अब नियम 3 क्या है, यदि बहुबंध युक्त असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हो और प्राथमिकता क्रम निर्धारण के लिए उनका विचार करना आवश्यक, तो द्विबंध को द्विगुणित और त्रिबंध को त्रिगुणित कर देते हैं। इस चीज़ को कैसे देखेंगे, C डबल बॉन्ड O को हम इस तरीके से देखेंगे और C ट्रिपल बॉन्ड N को हम इस तरीके से देखेंगे। मतलब एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और यहाँ एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए होते हैं। आगे बात करें, यदि समान परमाणु के 2 समस्थानिक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो जो अधिक भार वाला समस्थानिक है वो पहले प्राथमिकता प्राप्त करता है। यहाँ देखो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में कौन ज़्यादा पहले प्राथमिकता प्राप्त करेगा, ड्यूटेरियम अधिक भार वाला समस्थानिक प्राप्त करेगा। अब ये तो हो गए प्राथमिकता चेंज करने का। अब हम देखेंगे दूसरा कन्वर्जन रूल यानी रूपांतरण नियम। यदि असममित कार्बन परमाणु पर उपस्थित चारों परमाणु एवं समूह का प्राथमिकता क्रम निर्धारण करने के पश्चात अणु को इस प्रकार देखा जाता है कि न्यूनतम प्राथमिकता वाला परमाणु या समूह असममित कार्बन परमाणु के पीछे, मतलब हमसे दूर रहे तथा शेष तीनों समूह आंखों के सामने रहे।
इसे सुविधापूर्वक समझने के लिए हम कार्केस्ट्रीन के चक्र से अणु की तुलना कर सकते हैं। यहाँ न्यूनतम प्राथमिकता वाला समूह चक्र की छड़ के रूप में है तथा शेष तीनों समूह चक्र पर उपस्थित है। कुल मिला के ये क्या कहना चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि जो सबसे निम्न प्राथमिकता समूह वाला होता है वो दृष्टा से दूर होना चाहिए। जब हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में बात करेंगे या आरएस नोमेनक्लेचर में बात करेंगे तब हम इसके बारे में अच्छे से और बात करेंगे। मतलब जब हम इनको देखें तो इस तरीके से देखते हैं कि जो न्यूनतम प्राथमिकता वाला ग्रुप है वो हमेशा दृष्टा से दूर हो, जैसा कि इसमें दिखाई गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, दृष्टा से सबसे न्यूनतम वाला है, तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये दृष्टा से बिल्कुल दूर हो, तो उस कंडीशन में OH, CH2, CHO और CH2OH इस तरीके से देखेंगे हम। यदि चक्र पर उपस्थित तीनों समूह में से अधिक प्राथमिकता वाले समूह से न्यूनतम वरीयता वाले समूह की दिशा में जाने पर दक्षिणावर्त हो तो विन्यास R हो जाएगा, और यदि दिशा वामवर्त हो तो विन्यास S हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कैसा विन्यास आ रहा है, यहाँ पे बाएं तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, S, क्योंकि बाएं तरफ जाने पर S आ जाता है। यहाँ दाईं तरफ जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा विन्यास हो जाएगा, R। अब ट्यूब्यूटेनॉल की बात करें हम तो देखो ट्यूब्यूटेनॉल में कैसे देखेंगे हम, यहाँ पर H ये है तो OH, H को हम पीछे की तरफ धकेल देंगे और इस तरीके से हम देखेंगे तो ये R दाएं तरफ जा रहा है, ये रोटेशन इस तरीके से दाएं तरफ, तो ये हो जाएगा R ट्यूब्यूटेनॉल और इधर की तरफ S ट्यूब्यूटेनॉल हो जाएगा। इस तरीके से हमने लैक्टिक एसिड में भी बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।